सीढ़ियाँ उसे बनाना है जिसको छत पर जाना है, सीढ़ियाँ उसे बनाना है जिसको छत पर जाना है। हमारी मंजिल तो आसमां है दोस्तों, हमारी मंजिल तो आसमां है, हमें रास्ता स्वयं बनाना है। दोस्तों इस आसमां तक आपको पहुंचने के लिए, दोस्तों इस आसमान तक अर्थात हमारी मंजिल तक पहुंचने के लिए हमें जो है बहुत सी परेशानियों को झेलना होगा। क्या दोस्तों, बहुत सी परेशानियों को झेलते हुए हम उस मंजिलों को जो है हासिल कर पाएंगे। तो दोस्तों उस परेशानियों को जो है हासिल करने के लिए आपको जो है अपने हौसलों को बुलंद रखना होगा, तभी आप उसमें सफलता हासिल कर पाएंगे और जो है अपनी मंजिल को हासिल कर पाएंगे। तो दोस्तों इस परेशानियों को हम क्या करेंगे, डर कर नहीं, डट कर हमें इसको जो है दूर करना है और हमें जो है अपनी मंजिल आसमां को पाना है। दोस्तों तो नमस्कार साथियों, मैं हूं राम मिलन। संकल्प एकेडमी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। तो दोस्तों पिछले क्लास में हमने पढ़ा था, क्या पढ़ा था दोस्तों, इतिहास का सीरीज लेकर हम जो है आपके समक्ष आए थे। क्या सबसे पहले क्लास में मैंने जो है सिलेबस के बारे में डिस्कशन किया कि इतिहास को हमने जो है 3 भागों में बांटा। क्या क्या दोस्तों, अध्ययन की दृष्टिकोण से मैंने 3 भागों में उसको बांटा। पहला है हमारा प्राचीन, दूसरा मध्यकालीन और तीसरा हमने देखा आधुनिक भारत दोस्तों। और हम जो है विश्व इतिहास के बारे में भी पढ़ेंगे। ठीक है, आगे हम लास्ट में जब जो तीनों सीरीज है, प्राचीन, मध्य और हमारा क्या आधुनिक जो भारत है वह कंप्लीट हो जाएगा, फिर हम पढ़ेंगे हमारे आधुनिक जो विश्व है, विश्व इतिहास को हम जो है पढ़ने वाले हैं दोस्तों। तो चलिए इससे पूर्व क्लास में देखेंगे तो हम पढ़ा रहे थे प्राचीन भारतीय इतिहास को हम जानेंगे कैसे। तो जानने के कोई ना कोई सोर्स होंगे, उस सोर्स के बारे में हम जो है विशेष रूप से आपके समक्ष चर्चा किए। आप लोगों ने जो है बेहतरीन ढंग से पढ़ा होगा और ध्यान से लिख करके उसे जो है 2 से 3 बार आपने पढ़ा होगा, फिर आपको एक एक चीज याद हो गई होगी। तो दोस्तों आज इसी क्रम में हम आगे बढ़ने वाले हैं। स्रोत में कौन सा, हमारा जो है विदेशी यात्रियों का वृत्तांत विवरण जो उन्होंने दिया, यहाँ आए किसी कारणवश या जो है कैसे आए थे, उसको मैं अभी आगे मध्यकालीन भारत और प्राचीन भारतीय इतिहास में आपको डिटेल से बताऊंगा कि विदेशी लोग यहाँ क्यों आए और विदेशी में भी कौन, वहाँ के जो दार्शनिक थे, चिंतक थे, जो भी लेखक है, वहाँ यहाँ आने का कारण क्या था। आने का कारण यही रहा कि जब विदेशी शासक यहाँ आ रहे दोस्तों, क्या हमारे भारत में जो है लालच से, क्या यहाँ क्या थे, हमारे भारत सोने की चिड़िया थी, यहाँ मसाले थी और बहुत सारे ऐसे कारण रहे जिसके कारण विदेशी लोग जो है यहाँ आए। तो यहाँ आए तो अपना प्रभुत्व जमा रहे थे, अपना शासन कर रहे थे। उनको तो जरूरत क्या थी, अपने बारे में क्या कहना दोस्तों, गुणगान करवाना। तो उसी गुणगान करने के लिए वो लोग जो है अपने देशों से क्या बुलाते थे, एक चारण कवि या भाट कवि या लेखक को बुलाते थे, जो उसका गुणगान करते थे लेखक के माध्यम से, लेखन के माध्यम से वे लोग जो है अपना गुणगान करवाते थे, क्योंकि उनका शासन हो गया था। इसलिए समझ पा रहे हैं। तो ये रहा उनके आने का कारण, यह लाने का कारण। तो दोस्तों इसी क्रम में हम पढ़ रहे हैं क्या, विदेशी यात्रियों का विवरण। पहले हमने क्या देखा उसको एक बार चर्चा और करता हूं मैं, तो देखिएगा। तो सबसे पहले हमने इस प्राचीन भारतीय इतिहास के जानने के स्रोत को मैंने 2 भागों में बांटा। पहला रहा हमारा साहित्यिक, जिसको जो है लिखा जाता है, पढ़ा जाता है, उसको हम साहित्यिक कहें। और पुरातात्विक, जिसमें हमारे पुराने सिक्के और जो भी अभिलेख रहे होंगे उसको मैंने कहा पुरातात्विक स्रोत, जिनसे हमें जो है इस प्राचीन इतिहास के बारे में, उस समय जो भी शासक रहे होंगे दोस्तों, उसके बारे में हमें जानकारी मिलती है। ये हमारे पुरातात्विक और साहित्यिक स्रोत है। तो साहित्यिक स्रोत में भी मैंने आपको 3 भागों में बांटकर बताया था। पहला हमने पढ़ा धार्मिक, दूसरा हमने पढ़ा गैर धार्मिक और तीसरा हम पढ़ने वाले हैं विदेशी यात्री लोग आए तो उसका जो विवरण रहा, विदेशी यात्रियों का विवरण।
ठीक है। और इससे पहले मैंने बताया धार्मिक ग्रंथ जो धर्म से रिलेटेड होंगे, उस ग्रंथ के माध्यम से भी हमें क्या पता चलता है, प्राचीन भारतीय इतिहास के बारे में पता चलता है कि कौन से शासक वहां पर शासन किए और किस तरह से वहां की पृष्ठभूमि रही, वहां की सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक, राजनीतिक और प्रशासनिक जो व्यवस्था है कैसी रही, उसकी जानकारी हमें जो है इसके माध्यम से पता चली है, वे है धार्मिक ग्रंथ। अब आते हैं दोस्तों, दूसरा हमने देखा था गैर धार्मिक ग्रंथ या लौकिक साहित्य, आपको मैंने बताया था। क्या दोस्तों, गैर धार्मिक ग्रंथ समझ आ रहा है जो धार्मिक नहीं होगा, मतलब एक विशेष व्यक्ति के द्वारा लिखा गया ऐसे ग्रंथ होंगे जो उस समय जो शासक रहे होंगे उसके बारे में वह विशेष जानकारी बताते होंगे, ऐसे ग्रंथ को हम साहित्यिक ग्रंथ कहेंगे। और उसमें भी हमारा गैर धार्मिक ग्रंथ, जैसे कि मैंने जो है कल आपको पढ़ाया, चचनामा पढ़ाया, अष्टाध्यायी पढ़ाया दोस्तों, साथ ही साथ अत्यंत महत्वपूर्ण हमारा ग्रंथ क्या रहा, राजतरंगिणी और अर्थशास्त्र। तो इसके माध्यम से हमें है उस समय रहे शासकों, वहां की स्थितियों, परिस्थितियों के बारे में हमें जानकारी मिलती है। तो चलिए अगले क्रम में हम आते हैं, तो वे है हमारा विदेशी यात्रियों का विवरण। कारण बता चुका हूं, चलिए अब आते हैं इसके मेन टॉपिक्स पर आते हैं कि क्या है इसके विवरण में और कौन कौन से इसमें जो है हमें देश मिलते हैं। विदेशी तो बोला, तो विदेश में भी कौन कौन से देश महत्वपूर्ण हमें देखने को मिलते हैं जो हमारे भारतीय महत्व के लिए अत्यंत क्या है, महत्वपूर्ण योगदान देता है। चलिए पहले हम देखते हैं यूनानी, जिसे हम ग्रीक या एथेंस, रोमन लेखक, समझ पा रहे हैं। पहला आप देख पाएंगे यूनानी या रोमन लेखक के बारे में पढ़ेंगे, उन्होंने क्या हमारे भारतीय परिस्थितियों को कैसे उन्होंने जो है वृत्तांत दर्शन दिया है। और दूसरा हम पढ़ेंगे चीनी लेखकों के बारे में, चीनी लेखक ने जो है अपने यात्रा वृत्तांत कैसे उन्होंने दिया है। ठीक है। थर्ड हमारा है अरबिक राइटर्स जो होंगे उसके बारे में पढ़ेंगे दोस्तों। और चौथा है आपका अदर्स, जो भी और महत्वपूर्ण अन्य लेखक होंगे, राइटर्स होंगे, उसके बारे में हम यहाँ पर पढ़ेंगे। तो चलिए अब इसको पढ़ना जरूरी क्यों है दोस्तों। अब मैं आता हूँ एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। एग्जाम में जो है यहाँ से हमेशा आपको 2 से 3 क्वेश्चन देखने को मिलता है। बात करूँ मैं व्याख्याता की, चाहे नेट की, चाहे सेट की, चाहे अदर एग्जाम की हम बात करें, चाहे सीजीपीएससी, चाहे सीजी व्यापम की। ऐसे देखा जाए तो सीजीपीएससी और व्यापम में यहाँ से क्वेश्चन तो उतना देखने को नहीं मिलता है। यदि उसमें हम बात करें कूट वाले, जिसमें क्रमबद्धता पूछी जाती है या फिर कूट में भी पूछ दिया जाता है, तो जिसमें सीक्वेंस पूछते हैं कि कौन से लेखक कब आए, किस तरह से, ऐसे यहाँ पर क्वेश्चंस हम आगे विशेष रूप से चर्चा करेंगे। तो पहला चलिए हम देखते हैं यूनानी लेखक और रोमन लेखक के बारे में। ठीक है। तो इसमें प्रमुख लेखकों के नाम हैं टेसियस जी, हेरोडोट्स, मेगास्थनीज और डाइमेकस। ये 4 अत्यंत महत्वपूर्ण हमें राइटर्स दिखते हैं जो यूनानी रोमन राइटर्स है दोस्तों। तो इसको आपको याद करना होगा। पहले तो आप नाम याद रखिए कि कौन सा राइटर जो है कौन से देश से है, कौन से कंट्री से है। ये भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि आपको पूछ लिया जाए टेसियस दे दिया, बताइए कौन से लेखक है ये। ऐसे क्वेश्चन वनडे एग्जाम में आपको देखने को मिलते हैं। तो चलिए हम बता पाएंगे कि ये जो है ग्रीक रोमन राइटर है टेसियस जी। हेरोडोट्स मैंने फर्स्ट क्लास में बताया था। हेरोडोटस कौन है दोस्तों, इतिहास के जनक हैं, इतिहास के जनक है, जिन्होंने इतिहास को पहली परिभाषित की वे है हेरोडोटस। उन्होंने जो है इतिहास शब्द को पहले नाम दिया, वे है हेरोडोटस। और इसकी एक मैंने बुक आपको बताई दोस्तों, वे बुक क्या है बताइए। बुक का नाम है हिस्टोरिका। समझ पा रहे हैं, यहाँ पर लिखिएगा हिस्टोरिका। एक अत्यंत महत्वपूर्ण बुक है जिसमें उन्होंने हिस्ट्री का जो है वर्णन पहली बार किया है। और तभी जो है हेरोडोट्स को जो है क्या कहा जाता है, इतिहास के जनक, फादर ऑफ हिस्ट्री के नाम से हेरोडोट्स को जो है पहचाना जाता है, जाना जाता है दोस्तों। तो इसी क्रम में चलिए हम पढ़ते हैं पहले टेसियस के बारे में।
क्या दोस्तों, टेसियस के बारे में पढ़ते हैं। टेसियस का यात्रा वृत्तांत क्या रहा, उन्होंने हमारे भारत में रहकर क्या उन्होंने विशेष रूप से जानकारी प्राप्त की है। तो पहले यहाँ पर देख पाएंगे टेसियस के बारे में दोस्तों, तो ही वॉज द रॉयल फिजिशियन ऑफ ईरान। ईरान का वह क्या था, राजवैद्य था। जब हम किसी भी राइटर या किसी भी व्यक्ति के बारे में पढ़ते हैं दोस्तों, तो पहले हम उसके सामान्य जनरल जो इंट्रोडक्शन है उसको हम देखते हैं। तो हम बता पाएंगे कि ये जो टेसियस है वह एक तो क्या है, ईरान का राजवैद्य था, ऐसे कहा जा रहा है, ठीक है। और दूसरा हम देख पा रहे हैं भारत के संबंध में इसका विवरण आश्चर्यजनक कहानियों से परिपूर्ण होने के कारण अविश्वसनीय है, ठीक है। इसका जो विवरण है भारत के संबंध में क्या है, आश्चर्यजनक है, इसलिए इसको हमको जो उतना महत्वपूर्ण नहीं देते हैं, इसको हम जो है क्या मानते हैं, अविश्वसनीय माना जाता है, इनक्रेडिबल माना जाता है, ठीक है। तो इसके बारे में आपको ज्यादा जानकारी हासिल नहीं करना है, बस पहले आप याद रखिएगा कि ये जो है क्या है, फिजिशियन है, राजवैद्य है, ईरान का था, ठीक है। और आश्चर्यजनक कहानी से परिपूर्ण रहा भारत के संबंध में, इसका जो भी यात्रा वृत्तांत रहा इसलिए हमारे लिए महत्वपूर्ण नहीं है। तो पहले हमें याद कर लिया कि टेसियस कौन है, आपके यूनानी और रोमन लेखक है। चलिए दूसरे क्रम में हम आते हैं, हेरोडोटस। अभी मैंने इसके बारे में आपको चर्चा प्रदान की है। तो यहाँ पर देखिए, इतिहास के पिता, फादर ऑफ हिस्ट्री, इसके बुक मैंने बताया दोस्तों, आपको हिस्टोरी का बताया, ठीक है, आपको मैंने हिस्टोरी का बताया। चलिए ये याद कीजिए। नेक्स्ट क्रम में हम आते हैं मेगास्थनीज। दोस्तों देख पा रहे हैं मेगास्थनीज, क्या थर्ड है, अत्यंत महत्वपूर्ण। ये नाम आप सभी सुने होंगे, मेगास्थनीज, सभी लोगों ने इतिहास कभी न कभी पढ़ा है। मेगास्थनीज ये जो है प्राचीन इतिहास में एक अत्यंत महत्वपूर्ण नाम आपको सुनने को मिलेगा। मेगास्थनीज कौन है दोस्तों, तो सोचिए। तो जब हम मौर्य शासन में आते हैं उसमें आपका क्या दोस्तों, चंद्रगुप्त मौर्य अत्यंत जो है महत्वपूर्ण, प्रतापी, शक्तिशाली राजा है, उसके दरबार में ये आया था। समझ पा रहे हैं, ये जो है आपके ग्रीक रोमन क्या है, राइटर्स है मेगास्थनीज, जो कि आपके चंद्रगुप्त के शासन काल में उसके राज दरबार में क्या था, आया था। कैम टू द कोर्ट ऑफ द चंद्रगुप्ता। समझ पा रहे हैं, पहला ये हुआ। चलिए सेकंड देखते हैं, सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। सेल्यूकस निकेटर कौन थे, ये क्या थे दोस्तों, ये जो है आपका यूनानी क्या था, एक राजा थे। उनके जो है राजदूत के रूप में उन्होंने किसको भेजा था, मेगास्थनीज को भेजा था, आपके सेल्यूकस निकेटर को, ठीक है। ने सेल्यूकस निकेटर ने इसको भेजा था, कहाँ, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में। ये दो बातें हमने याद कर ली। थर्ड है इंडिका। अब इसकी बुक याद रखिएगा, इंडिका। क्या दोस्तों, इंडिका आपका एक महत्वपूर्ण बुक है, हर एग्जाम में आपको देखने को मिलेगा कि इंडिका किसके द्वारा लिखी गई है। तो दोस्तों आपका आंसर रहेगा मेगास्थनीज, मेगास्थनीज। समझ पा रहे हैं। चलिए, और इसमें किसकी चर्चा की गई दोस्तों, मौर्यन सिस्टम इंफॉर्मेशन, जिसमें हमें मौर्यकालीन जो व्यवस्था है, मौर्यकालीन व्यवस्था है, उसके बारे में हमें जानकारी प्राप्त होती है। यह है हमारे इंडिका दोस्तों। तो इस प्रकार आप देख पा रहे हैं, थर्ड हमारा क्या है, मेगास्थनीज है। पहले हमने देखा दोस्तों टेसियस देखे, उसके बारे में कोई विशेष जानकारी नहीं है, कोई यात्रा वृत्तांत नहीं मिलता है, बस उसमें बताया गया है कि वह क्या है, फिजिशियन है, कहाँ का, ईरान का, ठीक है, ये समझ पाए। दूसरा हमने देखा दोस्तों हेरोडोटस देखा। हेरोडोटस हमने देखा कि इसे जो है फादर ऑफ हिस्ट्री कहते हैं। उसके एक महत्वपूर्ण बुक हमने देखा, हिस्टोरी का। बस इतना ही आपको याद रखना है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इतना ही आपको याद रखना है, ठीक है। थर्ड हमने देखा मेगास्थनीज के बारे में देखा। मेगास्थनीज जो कि आपका सेल्यूकस निकेटर ईरानी, सॉरी आपका यूनानी, ठीक है, यूनानी यानी कि ग्रीक शासक के क्या थे, उसके राजदूत रहे। उसको राजदूत के रूप में कहाँ भेजा गया, आपके भारतीय शासक चंद्रगुप्त मौर्य के राज दरबार में भेजा गया था। और उन्होंने एक महत्वपूर्ण पुस्तक लिखी दोस्तों, वे है क्या, हमारा मेगास्थनीज
के द्वारा लिखा गया इंडिका, जिसमें हमें मौर्यकालीन जो सिस्टम थी उसकी राज्य व्यवस्था कैसे रही उसके बारे में हमें जानकारी विशेष रूप से प्राप्त होती है दोस्तों। तो इस तरह से आप देख पाए 3 टॉपिक को हमने अच्छे से क्लियर किया दोस्तों। चलिए अब आता है हमारे समक्ष चौथा है डायमेकस। डायमेकस भी अत्यंत महत्वपूर्ण हमारे लिए हो जाता है, क्योंकि ये एग्जाम में हमेशा पूछा जाता है दोस्तों। ये एग्जाम का एक महत्वपूर्ण लट्टू क्वेश्चन है, आपको ये एग्जाम में हमेशा देखने को मिलेगा डायमेकस। क्या दोस्तों? डायमेकस। तो याद रखिएगा, महत्वपूर्ण टॉपिक है। बिंदु है सीरियन नरेश, इसको याद रखिएगा दोस्तों। सीरियन नरेश एंटियोकस का राजदूत, दिस इज एम्बेसडर ऑफ सीरियन किंग एंटियोकस। ठीक है, एंटियोकस का यह राजदूत रहे हैं। ठीक है, और बिंदुसार के राज दरबार में आया। अभी बिंदुसार कौन है दोस्तों? ये भी मौर्य वंश के एक महत्वपूर्ण शासक है दोस्तों। क्या दोस्तों? मौर्य वंश के अत्यंत महत्वपूर्ण प्रतापी राजा रहे बिंदुसार। ठीक है, बिंदुसार यह जो है शासक रहे हैं। समझ पा रहे हैं? तो चलिए, पहले हमने देखा कि ये जो है एंटियोकस सीरियन नरेश के क्या है? राजदूत है। दूसरा हमने देखा मौर्यकालीन एक और शासक आता है बिंदुसार दोस्तों, उसके दरबार में आया था। किसके दरबार में आया था? बिंदुसार के। और चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में हमारा मेगास्थनीज। आप जो है एक दूसरे को जो है तुलना करते हुए पढ़ेंगे तो ये अच्छी ट्रिक होती है आपकी हिस्ट्री या किसी भी सब्जेक्ट को याद करने की। जब तक, जैसे कि मेन टॉपिक हमारे पास क्या है? राजदूत। क्या राजदूत है? ठीक है, तो उसमें भी राजदूत पढ़े, उसके राज दरबार में गया, तो किसके राज दरबार में गया, इस क्रम को भी याद रखना होता है। तो जब हम प्राचीन इतिहास को आगे पढ़ेंगे दोस्तों, मगध का जब उत्कर्ष होता है, ठीक है, तो उसमें जो है अत्यंत प्रतापी हमारा जो राज्य होता है उस समय हमारा मगध होता है। उस मगध के महत्वपूर्ण शासक और उस समय वंश हमारा होता है मौर्य वंश। मौर्य वंश के संस्थापक देखेंगे तो वे होते हैं हमारे चंद्रगुप्त मौर्य, और उसके बाद हमारा आता है दोस्तों, उसके पुत्र होते हैं बिंदुसार होते हैं। क्या दोस्तों? बिंदुसार हमें देखने को मिलते हैं। और इसके बाद हम पढ़ेंगे क्या दोस्तों? अशोक। अशोक भी क्या है? एक मौर्य वंश के सर्व प्रतापी शासक माने जाते हैं। मौर्य वंश हमारे लिए अत्यंत महत्वपूर्ण रहने वाले हैं दोस्तों, क्योंकि सिकंदर ने उस समय युद्ध किया था और उस समय कौन थे हमारे? यही थे चंद्रगुप्त मौर्य। उन्होंने जो है चाणक्य का बुक पढ़ाया, ठीक है, अर्थशास्त्र। तो उसमें हमें जानकारी मिलती है कि सिकंदर ने आक्रमण किया, उस समय वे कौन थे? हमारे चंद्रगुप्त मौर्य थे। उन्होंने घनानंद को हरा करके, घनानंद जो कि नंद वंश के एक शासक रहे थे, उस समय के क्या शासक रहे थे, उसको हरा करके उन्होंने मगध में जो है और इसी तरह पूरे भारत में, लगभग पूरे भारत में उन्होंने अपने आधिपत्य को जमा दिया, अपने शासन को क्या किया? फैला दिया, साम्राज्य का विस्तार किया चंद्रगुप्त मौर्य। उसके बाद आपको देखने को मिलेगा वे है बिंदुसार। उसके बाद महत्वपूर्ण अशोक का नाम सभी सुने होंगे, उसमें भी उसका एक महत्वपूर्ण नीति है दोस्तों। क्या है? वे है हमारा धम्म नीति। हम उसको प्राचीन इतिहास में आगे अच्छे से पढ़ेंगे। अभी तो हम जो कूदे नहीं दोस्तों, हमारा सब्जेक्ट अभी तो स्टार्ट हुआ ही नहीं है, हम पढ़ रहे हैं अभी। क्या दोस्तों? बस जाने कैसे, किससे हमें जानकारी मिलती है, उस सोर्स के बारे में पढ़ रहे हैं, मैं अभी डिटेल में नहीं जाऊंगा। चलिए, कंप्लीट है आपका डायमेकस। आते हैं 5वां डायनोसियस। तो देखिए ये दोनों पूछा जाता है, ये यहीं पर आपको पूछ दिया जाएगा। नाम एक जैसे लगता है, क्या? डायमेकस, डायनोसियस। एग्जाम में यहाँ पर इसको यहाँ पर ये रख देंगे और यहाँ पर ये रख देंगे, ये एज इट इज रहेगा, या फिर इसको जो है इधर ले जाएगा और इसको इधर। यहीं पर आपको जो है याद रखना है। जब भी डायमेकस आए तो सीरियन याद रखना है, एंटियोकस, कस यहाँ पर कस। समझ पा रहे हैं दोस्तों? कस है तो कस होगा इधर, ठीक है, यस है तो फस होगा, ठीक है, बस ये याद रखना है। यही है दोस्तों हिस्ट्री को याद करने का तरीका, एग्जाम में क्वेश्चन सॉल्व करने का तरीका यही होता है। आप एकदम
याद तो नहीं रख पाते हैं। एकाएक जो है ये नाम आपको याद नहीं होने वाला है, डायमेकस और क्या, डायनोसियस, ठीक है, डायनोसियस, नीसियस, ठीक है। तो बस लास्ट का 2 अक्षर याद रखिए, कस, यहां पर एंटीयोकस, ठीक है, यहां पर यस, यहां पर फस, तो कस कस यस फस। तो ये है, इसको भी याद रखना है। मिस्र की जगह आपका सीरियन दे सकता है, इसको भी ऐसे आपका कन्वर्ट कर सकता है, मतलब ये ऐसे और ये ऐसे, समझ पा रहे हैं? इस तरह आपको याद करते हुए आगे बढ़ना है। तो चलिए, मिस्र नरेश टॉलमी फिलेडेल्फस का राजदूत था ये, ठीक है, डायनोसियस। अशोक के राज दरबार में यहां आया। देखो दोस्तों, मैंने क्रम से बताया, पहले क्या है आपका संस्थापक, चंद्रगुप्त मौर्य संस्थापक रहे मौर्य वंश के, उसके राज दरबार में मेगसनीजाएं राजदूत बन करके आए। किसके थे? सेल्यूकस निकेटर के दोस्तों, समझ पा रहे हैं, सेल्यूकस निकेटर। उसके बाद हमने देखा आपका डायमेकस जो कि सीरियन नरेश कस के एंटीयोकस के क्या थे दोस्तों? राजदूत थे। वे आए किसके शासनकाल में? बिंदुसार। ये भी क्रम याद रखिए, क्रम से याद रखिए, क्रमबद्धता। मैंने पहले भी बताया था आपको कि इतिहास में क्रमबद्धता, ऑर्डर और सीक्वेंस होगा ही दोस्तों। जब तक आप ऑर्डर और सीक्वेंस के साथ नहीं पढ़ेंगे और इसको कोरिलेट करके आप नहीं पढ़ेंगे दोस्तों, तो आप हिस्ट्री को कभी भी समझ नहीं पाएंगे, एग्जाम में क्वेश्चंस को सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो चलिए, हमने क्रमबद्धता बताई कि चंद्रगुप्त मौर्य के बाद आपका होगा बिंदुसार, देन आपका अशोक होगा। उसके बाद हमने बताया इसमें ये राजदूताएं कौन से नरेश रहे, ये सभी आपको याद करना होगा, क्योंकि यहीं पर आपको घुमा सकता है। क्या दोस्तों? आपको यहीं पास घुमा सकता है एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आएंगे, समझ पा रहे हैं? तो चलिए, तीनों आपको याद हो गया। मुझे आशा है कि आप लोग जो है समझ पा रहे होंगे और याद कर पा रहे होंगे, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट आता है आपका टॉलमी दोस्तों। टॉलमी 2री शताब्दी में भारत का भूगोल नामक पुस्तक लिखी। रोड्स ए बुक कॉल्ड जियोग्राफी ऑफ इंडिया इन द 2nd सेंचुरी। 2nd सेंचुरी में हम देखेंगे तो टॉलमी जो है भारत का भूगोल नामक पुस्तक लिखी। क्या दोस्तों? भारत का भूगोल नामक पुस्तक टॉलमी जी के द्वारा लिखा जाता है। तो ये भी याद रखिए, एक एग्जाम में आया था कि टॉलमी के द्वारा कौन सी पुस्तक लिखी या भारत का भूगोल किसने लिखी, और शताब्दी भी पूछ दिया जाता है, तो वे होगा हमारे 2nd सेंचुरी दोस्तों। इज दैट क्लियर? ओके, चलिए नेक्स्ट पॉइंट आते हैं हमारा 7वां, प्लिनी। तो देखिए, प्लिनी की पुस्तक है नेचुरल हिस्ट्री, ये आपको याद ही करना पड़ेगा। जियोग्राफी ऑफ इंडिया आपका टॉलमी एंड नेचुरल आपका हिस्ट्री होगा। क्या दोस्तों? नेचुरल हिस्ट्री आपको मिलेगा प्लिनी का, ठीक है। इसमें आपको बताया जा रहा है भारतीय वनस्पति और जीवों की जानकारी, नॉलेज ऑफ इंडियन फ्लोरा एंड फौना, ठीक है, ये आपको याद रखना है। तो हमने जो है 7 पढ़ा किसके बारे में? ग्रीक और रोमन्स जो राइटर से उसके बारे में पढ़ा, उसके बारे में क्या उन्होंने जानकारी दी, वृत्तांत को हमने देखा, और किसके शासनकाल में कौन राजदूत आए और कौन से देश के नरेश रहे, उन्होंने किसको जो है कहा राज दरबार में, किसको राजदूत के रूप में भेजा। तो इस तरह हमने विशेष रूप से चर्चा की है। मुझे लगता है कि आपको भली भांति समझ में आया होगा। तो चलिए दोस्तों, हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, अच्छा एक और देखिएगा, यहाँ पर 8वां है आपका पेरिप्लस ऑफ द इरिथियन सी। लेखक अज्ञात है, ठीक है, इसको याद रखिएगा। इसमें क्या बताया गया है, यह भी एग्जाम में आता है कि पेरिप्लस ऑफ द इरिथियन सी 18 AD के समय में भारतीय बंदरगाहों की जानकारी, द नॉलेज ऑफ इंडियन पोर्ट्स एट द टाइम ऑफ 18 AD, ठीक है। उस समय 18 AD के समय में आप जाएंगे, उस समय जो आपके बंदरगाह रहे होंगे उसके बारे में विशेष रूप से जानकारी आपको जो है दिस इज पेरिप्लस ऑफ द इरिथियन सी में आपको मिलेगा, ठीक है। चलिए नोट कीजिएगा, सिकंदर के साथ आने वाले लेखकों में निरियाकस, ऑनेसिक्रिटस तथा ऑस्टिबुलस के विवरण अधिक प्रामाणिक एवं विश्वसनीय है।
मतलब मैंने बताया कि वहां पर कौन आए दोस्तों, हमारा सिकंदर। इस समय जब मगध का उत्कर्ष हो रहा है तो उस समय आक्रमणकारी के रूप में यूनानी आक्रमणकारी होते हैं एक महत्वपूर्ण शासक सिकंदर। ठीक है, सिकंदर यहाँ पर आते हैं तो उसके साथ जो है कोई ना कोई आएंगे, बहुत सारे सेना तो आए और उसके सेनापति या बहुत सारे लेखक रहे होंगे। तो उसमें आपका जो है याटस, आनेसिक्रटस और ऑस्टिबुलस के विवरण को जो है अधिक प्रमाणिक माना जाता है दोस्तों, बस इसमें ये याद रखना है। चलिए अब आते हैं हमारा चाइनीज राइटर्स। चाइनीज राइटर्स दोस्तों, चाइनीज राइटर पढ़ेंगे, मोमोज चाइनीज सब खाते हैं। तो चलिए आज पढ़ते हैं इतिहास जानने के स्रोत। इस चाइनीज राइटर्स के माध्यम से भी हम प्राचीन अपने भारत के प्राचीन इतिहास को जान पाते हैं दोस्तों। तो चलिए पहले चाइनीज राइटर कौन रहे, तो यहाँ पर फाई यान देखते हैं। ठीक है, यदि प्रमुख लेखक आपको याद करने बोलूंगा तो आप 3 से 4 भी याद रखेंगे चलेगा। इसमें फाई यान, संयुगन, हे संग, ये तीनों महत्वपूर्ण होते हैं। ठीक है, तो पहला देखते हैं दोस्तों फाई यान। रिलेटेड किंग्स कौन है, गुप्त राजा चंद्रगुप्त द्वितीय। तो समझ पा रहे हैं, प्राचीन इतिहास में जब आएंगे दोस्तों तो वहां पर आपका एक गुप्त वंश आएगा। गुप्त वंश के जो राजा है चंद्रगुप्त द्वितीय, जिसे विक्रम आदित्य चंद्रगुप्त द्वितीय भी कहते हैं। ठीक है, तो उस समय राजा कौन थे आपके, चंद्रगुप्त द्वितीय। क्वेश्चंस कैसे पूछे जाते हैं एग्जाम में, पूछेंगे कि फाई यान जो है प्राचीन भारतीय इतिहास में जो है किसके शासन काल में आए थे। तो क्वेश्चंस आपका रहेगा चंद्रगुप्त द्वितीय, जो कि आपके गुप्त वंश के महत्वपूर्ण महाप्रतापी शासक रहे हैं, चंद्रगुप्त द्वितीय। इसके बुक क्या है दोस्तों, फाई यान द्वारा लिखे गए बुक है फोगोजी। ठीक है, फोगोजी है जिसमें बौद्ध राज्यों का अभिलेख, बौद्ध राज्यों का अभिलेख रिकॉर्ड्स हमें मिलते हैं इसके बुक से। जानकारी, बौद्ध राज्यों का अभिलेख कहा जाता है इसको, फोगोजी को। ठीक है, अब गुप्त काल विशेषकर मध्य प्रदेश की समाज और संस्कृति दोस्तों, इसमें हमें इंफॉर्मेशन मिलती है गुप्त काल की और विशेषकर मध्य प्रदेश की समाज, उस समय उसकी जो सोशल सोसाइटी कैसे थी, उसकी कल्चर कैसे रही मध्य प्रदेश की, उसके जो है विशेष रूप से हमें जानकारी मिलती है। साथ ही साथ गुप्त काल, मैंने बताया कि गुप्त काल में ही आपके आए कौन, फाई यान जी आए। फाई यान जी आए तो वे जो है गुप्त काल के बारे में लिखेंगे। यस ऑब्वियस है दोस्तों, तो उन्होंने गुप्त काल के बारे में बताया और साथ ही साथ इसमें हमें मध्य प्रदेश के बारे में विशेष जानकारी, उस समय की जो सामाजिक परिस्थिति थी, सांस्कृतिक व्यवस्था कैसे रही दोस्तों, उसके बारे में हमें जानकारी मिल पाती है। वे है हमारा फोगोजी, बौद्ध राज्यों का अभिलेख होता है। समझ पा रहे हैं, मध्य प्रदेश की जनता को खुशी और समृद्धि बताया। और उसमें क्या बताया दोस्तों, उस समय मध्य प्रदेश की जो जनता थी बहुत खुश थे, समृद्धशाली थे, पैसे की कमी नहीं थी, किसी की कमी नहीं थी। वे जो है सुख और शांति से जो है अपना जीवन यापन कर रहे थे दोस्तों। ऐसे जो है फाई यान ने अपने इस यात्रा वृत्तांत, इस राइटर्स में उन्होंने जो है लिखा है, इस लेख में उन्होंने लिखा है। चलिए, तो फाई यान एक महत्वपूर्ण रहे। एग्जाम में जो है पूछा जाता है कि सबसे पहले चीनी यात्री कौन है जो भारत पर आए, तो पहला हमारा आंसर होगा, पहला होगा फाई यान। फाई यान जो है गुप्त वंश में क्या किए, आए और पहले क्या है, चीनी लेखक रहे। क्या दोस्तों, पहले चीनी लेखक रहे हैं फाई यान। ठीक है, चीनी लेखक कौन है, फर्स्ट जो भारत आए हमारा फाई यान है। चलिए अब आते हैं संयुगन। दूसरा कौन आए बोलेंगे तो आप बताएंगे हमारा संयुगन। ठीक है, संयुगन जी आते हैं, संयुगन। चलिए इसके बारे में हम पढ़ते हैं। तो यह 518 ईस्वी में आए, एडी में यहाँ आते हैं। It came to India in 518 AD।
इसने अपने 3 वर्षों की यात्रा में बौद्ध धर्म की प्राप्तियां एकत्रित की। जो भी बौद्ध धर्म की प्राप्तियां रही होगी, अपने इस यात्रा के 3 वर्षों के दौरान जो है उन्होंने बौद्ध धर्म की प्राप्तियों को उन्होंने क्या की दोस्तों, एकत्रित की है। यह है हमारे संयुगन जी, जो कि दूसरे आपके सेकेंड आपके चाइनीज क्या है आपके राइटर्स हमें नजर आते हैं। ठीक है, इसके बारे में इतना ही आपको पढ़ना है। चलिए आते हैं वेनसांग दोस्तों। वेनसांग आप सभी ने सुना होगा, वेनसांग। चलिए थर्ड आते हैं, ये चाइनीज राइटर होते हैं। इसके जर्नी को देख पाते हैं तो ये आप जो है डेटा, ये जो आपका ईस्वी है 629 से लेकर के 645 एडी, 629 से लेकर के हम जो है 45, यानी कि जो है ये 15 से 16 वर्षों तक यहाँ रहे दोस्तों। इसकी जर्नी रही हमारे भारत में। तो इस दौरान उन्होंने क्या क्या देखा, क्या क्या लिखा अपने यात्रा वृत्तांत में, उसको देख पाएंगे दोस्तों। तो पहला है, चलिए तो इसके बुक क्या है, सीयूकी दोस्तों। सीयूकी एक अत्यंत महत्वपूर्ण चाइनीज क्या है आपके बुक है, जिसमें जो है हर्षकालीन व्यवस्था को बताया गया है और 113 देशों का विवरण है दोस्तों। उस समय उन्होंने बहुत सारे देशों की यात्रा की हो गई और उन्होंने अपने इस यात्रा वृत्तांत लेख में बताया है कि 138 देश रहे होंगे। 138 देश से उस समय ऐसे उन्होंने 138 देशों का क्या किया है, विवरण किया है। और हर्षकालीन जो भी व्यवस्था है, सामाजिक धार्मिक जितने भी व्यवस्था रहे होंगे, उसको जो है उन्होंने अपने यात्रा वृत्तांत में बताया है वेनसांग जी ने। ठीक है, ये डेटा आपको याद रखना होगा, अति महत्वपूर्ण है, एग्जाम में पूछा जाता है। और शासनकाल किसके शासनकाल में आए, तो हर्षवर्धन के शासनकाल में आपको देखने को मिलेगा दोस्तों। लगभग 15 वर्षों तक उन्होंने क्या किया, उन्होंने यहाँ पर यात्रा की और विशेष रूप से उन्होंने जानकारी एकत्र की दोस्तों। और विशेष रूप से देखेंगे तो बिहार में स्थित नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन और अध्यापन का कार्य किया दोस्तों। वर्क इन टीचिंग एंड टीचिंग एट द नालंदा यूनिवर्सिटी, वहां पर उन्होंने अध्ययन किया और अध्यापन किया दोस्तों, अध्यापन का कार्य किया। समकालीन जो कुलपति है, एग्जाम में पूछा जाता है कि उस समय जो है आपके समकालीन जो कुलपति थे वे कौन थे, तो बताएंगे आचार्य शिलभद्र। ये अत्यंत महत्वपूर्ण है कि वेनसांग ने कहाँ से उन्होंने अपने जो है अध्ययन अध्यापन किया दोस्तों भारत में, तो वे है नालंदा विश्वविद्यालय, जो कि आपके भारत के बिहार राज्य में स्थित है। उन्होंने अध्ययन और अध्यापन संबंधी कार्यों को संपन्न किया दोस्तों। और यहाँ के समकालीन उस समय जो भी कुलपति रहे होंगे उसके नाम भी पूछा जाते हैं। तो पहले होता है आपका यही होंगे आचार्य शिलभद्र, आपको ये नाम याद रखना पड़ेगा। तो चलिए इस तरह हम जो है संयुगन, वेनसांग और पहले हमने देख पाया फाहियान के बारे में दोस्तों। अब आते हैं अत्यंत महत्वपूर्ण, सिंह होता है 4th चाइनीज राइटर। यह अत्यंत महत्वपूर्ण है। 7वीं सदी के अंत में भारत आया दोस्तों, ये याद रखिएगा। 7वीं सदी के अंत में क्रम 629 645 तक हमने देखा। किसको देखा दोस्तों, हमने देखा यहाँ पर वेनसांग को देखा। उसके बाद आप देख रहे हैं सिंह, जो कि 7वीं सदी के अंत में भारत आया। एक चीनी यात्री थे और एक अनुवादक थे दोस्तों, ट्रांसलेटर रहे हैं, जो कि 7वीं सेंचुरी के मध्य के आसपास जो है वे हमारे भारत पर आते हैं। समझ पा रहे हैं। चलिए इंफॉर्मेशन क्या मिलती है, तो समकालीन भारत नालंदा विक्रमशिला विश्वविद्यालय के बारे में ये जो है लिखते हैं। इत सिंह जी का काम बस इतना था, ज्यादा जानकारी हमें नहीं मिलती है। तो दोस्तों यहाँ पर देखिएगा तो आने का क्रम कि सबसे पहले कौन आए। एग्जाम में वनडे एग्जाम हो चाहे आपके किसी भी एग्जाम हो, ये महत्वपूर्ण होते हैं कि चीनी जो लेखक है, चीनी लेखक भारत पर आए तो उसका क्रम क्या रहा। सबसे पहले कौन आए, वेनसांग आए, फाहियान आए, सिंह आए कि संयुगन जी आए। ऐसे आप देखेंगे तो सबसे पहले जो है हमारे फाहियान जी आते हैं। सेकंड में आप बताएंगे कि संयुगन आते हैं। थर्ड में हम बताएंगे वेनसांग, फिर सिंह, और जिसके
बारे में और इन्होंने जो है क्या क्या जानकारियां आपको दी, इसको मैंने आपको अभी बताया। तो इस क्रम को फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड एंड फोर्थ, इस क्रम को आप जो है याद रखिएगा। चलिए हमारे नेक्स्ट क्रम में आते हैं अरेबिक राइटर्स दोस्तों। अरेबिक राइटर्स, हमने ग्रीक, रोमन, चाइनीज राइटर्स को विशेष रूप से चर्चा कर ली है दोस्तों। तो चलिए अब हम पढ़ते हैं अरेबिक राइटर्स के बारे में। तो चलिए यहाँ पर देखिएगा, प्रमुख लेखक हैं आपके अल बरूनी। दिस इज वेरी मस्ट इंपॉर्टेंट आपका मिलेगा अल बरूनी और इब्न बतूता। ये दोनों ऐसे राइटर्स हैं जो हमारे मध्यकालीन भारतीय इतिहास में अत्यंत महत्वपूर्ण रहने वाले हैं दोस्तों, क्योंकि इस समय हम देखेंगे मध्यकालीन भारतीय इतिहास में आप पढ़ेंगे तो सबसे पहले जो है इसमें जो है मुस्लिम शासकों का आक्रमण शुरू हो जाता है। उसमें जो है मध्यकालीन इतिहास जो है मुस्लिमों का ही क्या है, शासन काल रहता है। उसी के बारे में ही, मुस्लिम शासकों के बारे में हम उसमें क्या करते हैं, अध्ययन करते हैं। तो चलिए, तो उस समय महमूद गजनवी रहे हैं, उसके साथ आने वाले क्या रहे हैं, अरबी लेखक हैं हमारे, कौन, प्रमुख लेखक अल बरूनी जी। महमूद गजनवी के साथ आने वाला पहला जो कौन थे, लेखक रहे हैं, अरबी लेखक, वे हमारे अल बरूनी जी हैं। इसकी एक महत्वपूर्ण आपको बुक देखने को मिलेगी दोस्तों, किताब उल हिंद तहकीक हिंद भारत की खोज। समझ पा रहे हैं? तो यही चीजें आपको याद रखनी है। किताब उल हिंद तहकीक हिंद भारत की खोज किसने लिखी दोस्तों? तो आपका आंसर होगा अल बरूनी। क्या दोस्तों? अल बरूनी आपका आंसर होगा। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं ये अल बरूनी जी है, ठीक है। ये महमूद गजनवी के साथ भारत आया, पुस्तक उन्होंने लिखा किताब उल हिंद तहकीक हिंद और भारत की खोज। अब ये इसकी भाषा क्या है, अरबी लेखक है दोस्तों, तो ऑब्वियस है आपका भाषा अरबी होगा। तो उसके लैंग्वेज को भी पूछा जाता है, बुक के नाम को भी पूछा जाता है कि किसने इस बुक को लिखी, ठीक है। अब इंफॉर्मेशन हमें क्या नजर आती है, तो पहले है धर्म, दर्शन, त्योहार, खगोल विज्ञान के बारे में, इसमें हमें जो है जानकारी मिलती है। समाज, तंत्र मंत्र के बारे में और राजपूत कालीन राजनीतिक सामाजिक स्थितियां क्या रही होगी उस समय। आप जब पढ़ेंगे तो राजपूत काल हम पढ़ेंगे, उसमें विशेष रूप से राजपूत काल के बारे में पढ़ेंगे दोस्तों। अभी मैं उस पर मैं नहीं घुसूंगा, क्योंकि हमारे पास अभी सिर्फ सोर्स को बताना है कि इस सोर्स से हमें ये जानकारी प्राप्त हो रही है। मैं अंदर घुसूंगा तो बहुत टाइम हो जाएगा और हमें इस कोर्स को भी कंप्लीट करना है, ठीक है। तो मैं कोई भी चीज छोड़ नहीं रहा हूं, बस अभी हम उसके सोर्स को पढ़ रहे हैं कि हमारे समक्ष सोर्स क्या है और सोर्स के माध्यम से हम क्या जान पा रहे हैं, उसके बारे में हम आगे विशेष रूप से जानकारी प्राप्त करेंगे। तो चलिए, यहाँ पर हमने देख पाया धर्म, दर्शन, समाज, तंत्र और वहाँ पर जो भी स्थितियाँ रही हैं उसके बारे में अल बरूनी जी जो है हमें बताते हैं। तो चलिए, नेक्स्ट हमारा आता है इब्न बतूता जी। ये जो है मोहम्मद बिन तुगलक दोस्तों, मोहम्मद बिन तुगलक के समकालीन एवं मोरक्को यात्री लेखक और खोजी रहे हैं। एक मोरक्को यात्री लेखक और खोजी रहे हैं। पुस्तक यात्रा वृत्तांत आप देखेंगे तो रिहला अत्यंत महत्वपूर्ण बुक है। रिहला दोस्तों जो अरेबियन लैंग्वेज में लिखी गई है। इंफॉर्मेशंस हमें यहाँ पर मिलती है वह है 14th सेंचुरी इंडियन कंडीशंस। 14 जो आपके सेंचुरी रहे हैं उस समय भारतीय परिस्थितियां कैसी रही है उसके बारे में विशेष रूप से जानकारी हमें रिहला नामक इस यात्रा वृत्तांत जो कि इब्न बतूता के द्वारा लिखी गई है दोस्तों, ये हमें जानकारी इससे प्राप्त होती है। 14th सेंचुरी इंडियन कंडीशंस। चलिए आते हैं और साथ ही साथ इंफॉर्मेशन ऑफ दिल्ली सल्तनत।
दिल्ली सल्तनत के बारे में हमें जानकारी जो है इसी इब्न बतूता के रिहला नामक यात्रा वृत्तांत उसके बुक से हमें जानकारी प्राप्त होती है। समझ पा रहे हैं? ये हुआ हमारे अल बरूनी और इब्न बतूता के बारे में, ठीक है। और इसमें एक विशेष देखिएगा तो 1333 में मोहम्मद बिन तुगलक के इब्न बतूता को दिल्ली का काजी या न्यायाधीश बनाया गया। दोस्तों, मोहम्मद बिन तुगलक मैड इब्न बतूता द काजी जज ऑफ दिल्ली, दिल्ली के क्या बनाए गए? न्यायाधीश काजी बनाए गए। दोस्तों चलिए, तो ये होता है हमारे अरेबियन जो भी राइटर्स रहे हैं उसके बारे में विशेष रूप से जानकारी हमें मिलती है। चलिए अब अदर्स के बारे में हम देखते हैं। तो इसमें हम पहला और अत्यंत महत्वपूर्ण तारानाथ सभी सुने होंगे दोस्तों। ये जो है एक तिब्बन राइटर है दोस्तों, तिब्बती लेखक है। इसके पुस्तक कंग्यूर और तंग्यूर है, या इसी को तंग्यूर भी कहा जाता है या कंग्यूर भी कहा जाता है, ठीक है। जो भी पूछे आपका राइटर्स होंगे तारानाथ और इसके बुक का नाम ये होंगे। और ये जो है पूछेंगे कौन से लेखक है दोस्तों? तारानाथ, तो आप बताएंगे दिस इज ए तिब्बती राइटर्स होंगे। अब अदर राइटर्स में हम देखेंगे तो मार्को पोलो। दोस्तों क्या मार्को पोलो है? मार्को पोलो आप जो विशेष रूप से नाम सुनेंगे तो ये जो होते हैं 13वीं सदी में और उसके अंत में। दोस्तों 13वीं सदी के अंत में पांड्य राज्य की यह यात्रा करते हैं और पांड्य इतिहास की जो है जानकारी इससे हमें मिलती है। मार्को पोलो जो होते हैं 13वीं सदी में जो है पांड्य राज्य की यात्रा करते हैं दोस्तों। और वे जो है उस समय भारत में, यहाँ पर देख पा रहे होंगे, ये है हमारे भारत का दक्षिणी हिस्सा। क्या दोस्तों? ये रहा हमारे इंडिया का साउथ पार्ट, ठीक है। ये साउथ हिस्सा है। इस हिस्सों में जो है इस पांड्य शासकों का क्या रहा है? शासन काल रहा। उसके हिस्ट्री के बारे में कौन बताते हैं? हमें बताते हैं मार्को पोलो जी। इससे हमें जानकारी मिलती है। चलिए इस तरह समझ पाए अन्य लेखकों के बारे में तारानाथ और मार्को पोलो ने जो है पांड्यों के बारे में उन्होंने जानकारी प्राप्त की है। और ये जो है तारानाथ आपका तिब्बती लेखक होते हैं। पुस्तक तंग्यूर याद रखेंगे। और यहाँ पर मार्को पोलो कौन थे? तो ये इटली का यात्री रहे हैं। ये पूछा जाता है कि मार्को पोलो कौन से यात्री हैं, कहाँ से आए थे? तो आप बताएंगे दोस्तों इटली के यात्री रहे हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक हमारा होता है पुरातत्व संबंधी स्रोत। दोस्तों पुरातत्व संबंधी हमारे जो भी सोर्सेस हैं उसको हम पढ़ते हैं, आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस। चलिए तो पहला आता है आपके अभिलेख होता है, ठीक है। इसको हम एडिक्स, इंस्क्रिप्शंस, एपिग्राफ भी कहते हैं। दूसरा हम पढ़ेंगे स्तंभ लेख, पिलर इंस्क्रिप्शंस, पिलर एडिक्स। और थर्ड हमारा रहेगा सिक्के और अन्य क्वाइंस एंड अदर्स। दोस्तों क्वाइंस मतलब जानते ही हैं क्या होते हैं। इसके भी आगे बहुत सारे हम प्रकार देखेंगे। अ गोल्ड क्वाइन ऑफ समुद्रगुप्ता एंड अस टाइप्स क्वाइंस होते हैं, ठीक है। तो इस तरह से बहुत सारे हम जो है क्वाइंस के बारे में पढ़ेंगे। और यहाँ पर हम स्तंभ लेख, तो दोस्तों अब मैं बताना चाहूंगा स्तंभ आप सभी जानते हैं क्या होते हैं? एक पिलर होते हैं दोस्तों। उस पिलर में जो है लिखे गए जो भी लेख होंगे, जो भी जानकारियां लिखी गई होगी उस समय शासकों के द्वारा लिखवाया जाता था। क्यों जाता था दोस्तों? उस समय जो है कोई हमारे पास ऐसे कागज, ऐसा कुछ सोर्सेस नहीं थे और उसको जो है जनता को बताना था, जानकारी प्रदान करना था दोस्तों कि हमारे राज्य के बारे में जाने, हमारे राज्य में क्या क्या हो रहा है और क्या क्या करना है, उसके बारे में जानकारी देने के लिए एक स्तंभ होते थे, एक कठोर परत होती थी, वहां पर उसको जो है लिखा जाता था। इसीलिए इसको हम स्तंभ लेख कहेंगे। स्तंभ खंभे में लिखे गए लेख स्तंभ लेख कहलाएंगे। दोस्तों सामान्य अर्थों में पढ़कर हमें समझना है। चलिए अभिलेख, ये अभिलेख होती है क्या दोस्तों? इसके स्टडी को हम एपिग्राफी बोलते हैं और अभिलेख को एपिग्राफ बोलते हैं। ध्यान रखिएगा, एपिग्राफ मतलब अभिलेख और जब इसके अध्ययन को देखेंगे तो हम एपिग्राफी कहते हैं।
अब अभिलेख क्या है? अभिलेख जो होता है एक प्रकार से किसी भी धातु या किसी भी पत्थर, जो कठोर पत्थर होती है उस पर जो है अभिलेख, जो भी सामग्री लिखा जाता है, जो पाठन सामग्री जिसको पढ़ा जा सके, जो हमारे जानकारी के लिए हो, तो उसे हम अभिलेख कहेंगे। स्तंभ, आपके स्तंभ में सिक्के, सिक्के में जो जानकारी मिलेगी हमारे प्राचीन भारतीय इतिहास के बारे में दोस्तों। तो चलिए अत्यंत महत्वपूर्ण अभिलेख और स्तंभ लेख के बारे में हम पढ़ते हैं। तो पहला आपका आता है हाथी गुम्फा अभिलेख, तिथि रहित अभिलेख है। इसमें कोई भी तिथि आपको नहीं मिलेगा दोस्तों, क्योंकि जब हम कोई भी, आज भी आप देखिए क्या दोस्तों, आज भी हम इसका प्रयोग करते हैं, किसी भी दीवार पर लोकार्पण होता है तो इस डेट को जो है इसका लोकार्पण हुआ, सभी डेट्स लिखा जाता है, कौन आए थे, और उसमें सभी जानकारियां दी जाती हैं कि ये लोग आए और इसमें क्या बनाया गया है। और एक देखिए दोस्तों, तो आप गांव में देखेंगे रोजगार गारंटी, मनरेगा, ठीक है, मनरेगा में देखेंगे तो वहां पर पूरा लिखा होता है, पूरी विस्तृत जानकारी वहां पर देखने को मिलता है कि कितने श्रमिक काम किए और कितना पैसा लगा और कहां पर खुदाई हुई और उसमें कब स्टार्ट हुई और कब खत्म हुई और कितने हितग्राही रहे। और दोस्तों वहां पर जो भी हेड रहते होंगे उसके बारे में भी विशेष जानकारी वहां पर मिलती है। तो आज भी हम उसका जो है विशेष रूप से प्रयोग करते हैं, लेकिन उस समय का तरीका अलग था, आज का तरीका अलग है, ठीक है। तो चलिए अभिलेख में हमने देखा हाथी गुफा अभिलेख दोस्तों। क्या दोस्तों, हमने हाथी गुफा अभिलेख को देखा जो कि एक तिथि रहित थी, जिसे कलिंग राजा खारवेल, उस समय शासक कौन थे? ये थे कलिंग राजा खारवेल के द्वारा लिखवाया गया था, ठीक है। इंफॉर्मेशन क्या मिलती है? तो फर्स्ट ऑफ ऑल भारतवर्ष का जिक्र दोस्तों, फर्स्ट मेंशन ऑफ भारतवर्ष। हमने पहले भी नॉमेनक्लेचर ऑफ इंडिया, क्या दोस्तों, इंडिया के नामकरण को जब पढ़ा था तो मैंने बताया क्या, भारतवर्ष। भारतवर्ष रहा हमारे देश का नाम। आज हम ओनली भारत पढ़ते हैं, इंडिया पढ़ते हैं। इंडिया किसने कहा? यूनानी ने कहा। पहले भी बताया भारतवर्ष किसने कहा, उसको भी मैंने पहले भी बताया कि भारतवर्ष जो होते हैं भारत के नाम से पढ़ा, ऐसे मैंने पहले भी बताया। तो यही है, इसका भी जिक्र हमें कहाँ मिलता है? हाथी गुफा अभिलेख में हमें मिल पाता है। चलिए दूसरा हमारा महत्वपूर्ण अभिलेख है दोस्तों जूनागढ़ गिरनार, जो कि गिरनार आपके गुजरात में पड़ेंगे, ठीक है। वहां आपको जो है ये अभिलेख मिलते हैं। रुद्र दामन के द्वारा यह लिखवाया गया है अभिलेख दोस्तों जूनागढ़। अब एग्जाम में क्वेश्चंस, मैं हमेशा, आप सोच रहे होंगे कि हमेशा एग्जाम, क्योंकि हम एग्जाम ही फाइट कर रहे हैं दोस्तों, तो मैं पढ़ाऊंगा तो ही, क्या दोस्तों, पढ़ाऊंगा तो ही, और साथ ही साथ में और पढ़ने का तरीका भी बताऊंगा कि कैसे हम एग्जाम में सवालों को हल करें। क्या दोस्तों, सवालों को हल करें तो एग्जाम में पूछा जाता है कि हाथी गुफा अभिलेख कौन से शासक ने खुदवाया, ऐसे पूछ सकते हैं, ठीक है। 1 2 3 4 दे दिए जाएंगे और इसको उधर उधर कर देंगे। तो इसको आपको 1 से 2 बार और अपने ट्रिक के साथ आपको याद रखना है। जब तक आप जो है ट्रिक के साथ याद नहीं रखेंगे, आपको लंबी समय अवधि तक यह जो है याद नहीं रहेगी। तो कलिंग राजा खारवेल के द्वारा हाथी गुफा अभिलेख, जो कि आपके तिथि रहित थे दोस्तों, क्या तिथि रहित है, ठीक है, शासक खारवेल, हाथी गुफा अभिलेख, याद हो गया। सेकेंड जूनागढ़ होंगे आपके गिरनार गुजरात अभिलेख और रुद्र दामन के द्वारा, ठीक है। सर्वप्रथम इसे भारत का मिला हाथी गुफा में, इसमें हमें कोई जानकारी नहीं है, ठीक है। इसकी बहुत सारी जानकारी है, जब मैं आगे पार्ट में पढ़ाऊंगा तो उसमें आपको अच्छे से बताऊंगा, ठीक है। अब नासी अभिलेख शासक गौतम बलश्री शासक रहे इस समय, और प्रयाग स्तंभ जो है समुद्रगुप्त वंश के अत्यंत प्रतापी शासक रहे हैं। भारत के नेपोलियन कहा जाता है। एहोल अभिलेख अत्यंत महत्वपूर्ण, पुलकेशिन द्वितीय, ये याद रखिएगा, एहोल पुलकेशिन, यहाँ पर लार है, यहाँ पर लार है, ऐसे याद रखिएगा। प्रयाग, ये तो रटा रुटाया है, प्रयाग समुद्र। नासिक गौतमी बलश्री, ये भी याद है हमेशा आपको। गिरनार रुद्र और हाथी गुफा कलिंग राज। मंदसौर, ये भी है
मालवा नरेश यशोवर्मन के द्वारा रेशम बुनकरों की यहाँ पर श्रेणी हमें दिखाई देती है मंदसौर अभिलेख से दोस्तों, मालवा नरेश यशोवर्मन। ठीक है, समझ पा रहे हैं, ये अत्यंत महत्वपूर्ण अभिलेख है और उसके जो भी रूलर थे, शासक थे, उसको आपको याद रखना है। मैच द फॉलोइंग जो भी कोर्स हैं उसमें पूछ दिए जाते हैं दोस्तों, तो आपको याद करना है कि कौन से शासक रहे, क्या जानकारियां मिली और उस अभिलेख का क्या नाम है दोस्तों। ठीक है, चलिए और है हमारा ग्वालियर। ठीक है, ग्वालियर अभिलेख प्रतिहार नरेश भोज, याद रखिएगा। भीतरी और जूनागढ़ स्कंद गुप्त, ये भी गुप्त शासक है। और भारत पर होने वाले हुन आक्रमण, ये जो है विदेशी आक्रमणकारी रहते हैं दोस्तों, और हुन आक्रमण हुए हैं इसकी जानकारी हमें भीतरी और जूनागढ़ अभिलेख से मिलती है। स्कंद गुप्त शासक रहे। 9वां है देवपाड़ा अभिलेख, बंगाल शासक विजय सेन रहे हैं। देवपाड़ा बंगाल शासक विजय सेन, देव जो है क्या करेंगे, विजय करेंगे, ऐसे याद रखेंगे। ठीक है, और वेश नगर विदिशा गरुड़ स्तंभ अत्यंत महत्वपूर्ण, यहां से पूछा जाता है। ठीक है, होलियोडोरस, होलियोडोरस है मध्य भारत में भागवत धर्म विकसित होने का प्रमाण। मध्य भारत में दोस्तों, मध्य भारत में भागवत धर्म विकसित होने का प्रमाण जो है इस वेश नगर विदिशा गरुड़ स्तंभ से मिलता है, जिसके समय कौन थे, शासक रहे हैं होलियोडोरस दोस्तों। यह अत्यंत महत्वपूर्ण क्वेश्चन में से एक है। एरन सभी सुने दोस्तों, सभी ने पढ़ा है। चलिए भानुगुप्त, ये भी आपके गुप्त वंश के शासक हैं, जिसमें सती प्रथा का पहला लिखित साक्ष्य दोस्तों, साक्ष्य के साथ साथ लिखित साक्ष्य, फर्स्ट रिटन एविडेंस ऑफ द सती प्रथा। ठीक है, सती प्रथा। एशिया माइनर बोगज कोई अभिलेख दोस्तों 1400 BC आपका बिफोर क्राइस्ट में, ईसा पूर्व में मिलता है। इसमें हमें जानकारी वैदिक देवता मित्र, वरुण, इंद्र, नासत्य का उल्लेख मिलता है। मेंशन ऑफ वैदिक गॉड ऑफ फ्रेंड वरुणा, इंद्र एंड नासत्य। ठीक है, समझ पा रहे हैं, तो इस तरह महत्वपूर्ण अभिलेखों को देखा। चलिए आगे क्या है आपका, और सिक्के। अब तीसरा पॉइंट पे आ गए, हमने क्या देखा, पहले अभिलेख देखे। ठीक है, और दूसरा हम पढ़ेंगे अब सिक्के और अन्य देख पाते हैं। ठीक है, तो प्राचीनतम सिक्के, ओल्डेस्ट क्वाइंस, आहत सिक्के, कसापन, पंचमार्क सिक्के होते हैं। ठीक है, 3 हम देख पा रहे हैं, आहत, पंचमार्क होते हैं और कासारपन होते हैं। तो ये क्या होती है। ठीक है, सिक्के के एक प्रकार है दोस्तों, उसको जो है कैसे बनाए जाते थे, धातु के टुकड़े पर विशेष ठप्पा लगाकर निर्मित किए जाते थे। मेड विद ए स्पेशल स्टॉम्प ऑन ए पीस ऑफ मेटल दोस्तों, समझ पा रहे हैं। चलिए दूसरा पॉइंट रहेगा, सर्वप्रथम सिक्कों पर लेख यवन शासकों के द्वारा। यवन मतलब होता है ग्रीक, ग्रीक यानी यूनानी दोस्तों। बहुत सारे ऐसे नाम आपको देखने को मिलेंगे, घबराना नहीं है। यवन होता है एक यूनानी ही है, एक ग्रीक ही है, एथेंस है। ठीक है, समुद्रगुप्त की वीणा बजाती हुई मुद्रा वाले सिक्के से उसके संगीत प्रेमी होने का प्रमाण मिलता है। ठीक है, वीणा बजाती हुई मुद्रा वाले सिक्के दोस्तों, एक मुद्रा एक सिक्का है। ठीक है, एक सिक्का होती है दोस्तों, इसमें जो है समुद्रगुप्त को वीणा बजाते हुए दिखाया गया है। इससे हमें पता चलता है कि वे क्या थे, हमारे संगीत प्रेमी हैं, आपके म्यूजिक लवर है। ठीक है, अब चौथा है अरिकमेडु, पुडुचेरी के निकट से रोमन सिक्के प्राप्त हुए हैं। ठीक है, यहाँ से रोमन सिक्कों की बात कर रहे हैं दोस्तों, रोमन सिक्के याद रखिएगा। तो स्थान है हमारा अरिकमेडु, पुडुचेरी के निकट। पुडुचेरी कहाँ है दोस्तों, तो ये है हमारा एक यूटी है, यूनियन टेरिटरी है दोस्तों, यूनियन टेरिटरी है। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। 4 पॉइंट सिक्कों के बारे में पहले बताया, आहत सिक्के होते हैं, कासारपन होते हैं दोस्तों। दूसरा, और साथ ही साथ मैंने बताया पंचमार्क होते हैं। इसको जो होते हैं कैसे बनाए जाते हैं, धातु के टुकड़े पर सिक्के जो है विशेष ठप्पा लगाकर निर्मित किया जाते हैं। समझ पा रहे हैं। दूसरा हमने पढ़ा सर्वप्रथम सिक्कों का जो वहां पर लेख है। ठीक है, हमें जो है कहाँ मिलता है, यवन के द्वारा, यवनों के द्वारा पहला जो है सिक्कों का लेख मिलता है। ठीक है,
तीसरा हमने पढ़ा समुद्रगुप्त की वीणा बजाती हुई। क्या दोस्तों? समुद्रगुप्त की वीणा बजाती हुई यहाँ पर सिक्कों में उसको दिखाया गया है और इससे हमें जानकारी मिलती है कि वे जो है एक वीणा प्रेमी रहे होंगे। चलिए चौथा हमने देखा अरिकमेडो, जो कि पुडुचेरी आपके यूटी है, भारत के जो है 8 केंद्र शासित प्रदेशों में से एक के निकट अरिकमेडु है। वहां पर आपको जो है रोमन सिक्के मिलेंगे दोस्तों। ठीक है, तो चलिए इस तरह आज का सेशन हमारा जो है इस तरह कंप्लीट हो पाता है। हमने जो है पूरे वृत्तांत, क्या दोस्तों, पूरा वृत्तांत बोलना चाहिए, तो पूरे तरह से हमने प्राचीन इतिहास को जाने, किसके माध्यम से? सोर्सों के माध्यम से जाने कि हमारे 2 साहित्य थे। ठीक है, 2 पॉइंट हमने देखा दोस्तों, 2 पॉइंट हमने देखा। क्या क्या देखा? पूरा तात्विक और साहित्यिक स्रोत देखा, जिसमें हमने उसको और भागों में डिवाइड किया दोस्तों, और उसको जो है विस्तृत रूप से चर्चा करते हुए हमने जो है इस पूरे सोर्सों को पढ़ लिए। अब इसको आपको 1 से 2 बार पढ़ना होगा, फिर पूरा कंप्लीट हो जाएगा दोस्तों। समझ पा रहे हैं? इसको आपको 1 से 2 बार पढ़ना ही पड़ेगा, क्योंकि आप एग्जाम में जब जाते हैं तो कंफ्यूज हो जाते हैं दोस्तों। कंफ्यूज नहीं होना है, हमें जो है कॉन्फिडेंस के साथ, पूरे कॉन्फिडेंस के साथ क्वेश्चन को जो है टिक करना है, तभी आपका सही हो पाएगा। ठीक है, तो इस तरह आज का हमारा सेशन कंप्लीट होता है दोस्तों। जो भी डाउट्स रहे होंगे आप जो है मेरे से पूछ सकते हैं, जो भी डाउट्स है आपको क्लियर किया जाएगा। तो थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद।